ब्रह्मांड में जीव जंतु मिलना एक बहुत ही अनोखी चीज है और अभी तक हमने अपने पृथ्वी के अलावा कोई भी ऐसा ग्रह नहीं ढूंढा है जहां पर कोई भी लिविंग बीइंग मौजूद हो। ये सारे जीव जंतु एक ही तरह के यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से विकसित होकर आज ऐसे बन पाए हैं। यह इवोल्यूशन तब होता है जब हमारे आसपास का वातावरण चेंज होता है और उसके हिसाब से हमारे शरीर को भी ढलना पड़ता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है स्किन टोन। अमेरिका और यूरोप के लोग लाइट कलर स्किन के होते हैं, जबकि अफ्रीका के लोग डार्क स्किन्ड होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका के लोगों की स्किन में मेलेनिन नाम के एक कंपोनेंट की मात्रा काफी कम होती है, जो अफ्रीका के लोगों में हैवी मात्रा में मौजूद होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका में सूर्य की रोशनी बहुत कम ही जाती है और वहाँ पर स्किन कैंसर होने के चांस भी काफी ज्यादा कम होते हैं, इसलिए उन्हें मेलेनिन की जरूरत नहीं होती। दरअसल मेलेनिन आपको सूर्य की हार्मफुल किरणों से काफी हद तक बचाता है और आपकी स्किन कैंसर होने के चांस को भी काफी कम कर देता है। अफ्रीका में धूप बहुत ही ज्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से वहाँ इवोल्यूशन इस तरह से हुआ है कि वहाँ के लोग डार्क स्किन्ड होते हैं। उनके शरीर में मेलेनिन की मात्रा ज्यादा होती है, जो उन्हें कैंसर से बचाता है। पृथ्वी पर अलग अलग जीव जंतु इसी वजह से हैं, क्योंकि उन्हें अलग अलग दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उससे बचने के लिए नए नए एडेप्टेशंस करने पड़ते हैं। ऐसे ही सारे जीव जंतु अपने आप को वातावरण के हिसाब से ढालते रहते हैं ताकि वह लंबे समय तक जीवित रह पाएं। वैज्ञानिक ऐसे कई सारे जीव जंतु ढूंढ चुके हैं जो ऐसी ऐसी जगहों पर जीवित रह सकते हैं जिनके बारे में शायद आप अपनी इमेजिनेशन में भी नहीं सोच सकते। टार्डिग्रेड्स नाम के जीव इतने ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं कि वे अंतरिक्ष तक में अपने आप को सही सलामत रख लेते हैं। इसके अलावा एक्सट्रीमोफाइल्स नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत हाई टेम्परेचर, प्रेशर और यहाँ तक कि रेडिएशन से भी अपने आप को बचा लेते हैं। अगर हमारे ब्रह्मांड में कहीं एलियन मौजूद होंगे तो वह लिटरली कहीं भी मौजूद हो सकते हैं। इसलिए हमें ऐसी जगहों पर भी उन्हें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ पर हमारा शक शायद कभी ना जाए। हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल्स की। ब्लैक होल काफी ज्यादा भयानक और मिस्टीरियस होते हैं। इनको देखना तो कठिन है ही, साथ ही में इन पर फिजिक्स अप्लाई करना भी बहुत ज्यादा कठिन है। ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जिसके केंद्र में हमारे फिजिक्स के नियम भी टूटने लगते हैं और समय का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। यहाँ पर थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी और थर्मोडायनेमिक्स जैसे फिजिक्स के सबसे मजबूत और इम्पोर्टेंट नियम भी बिखर जाते हैं। ऐसे में किसी एलियन का यहाँ पर रहना आखिर कैसे संभव हो सकता है? आपने फर्मी पैराडॉक्स के बारे में सुना होगा, जो यह बताता है कि हमारे ब्रह्मांड में एलियन तो काफी सारे मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ हम ही उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यह एक पैराडॉक्स है, इसलिए इसके काफी सारे सॉल्यूशन भी हैं। इनमें से एक सॉल्यूशन ये कहता है कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद एलियन सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा एडवांस है कि उन्हें हमसे कांटेक्ट बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। दूसरा सॉल्यूशन यह कहता है कि हमारे ब्रह्मांड में एलियन तो मौजूद हैं, लेकिन वे अभी तक ज्यादा एडवांस नहीं हो पाए हैं। वह शायद अभी भी बैक्टीरिया के फॉर्म में ही कहीं किसी ग्रह पर मौजूद होंगे। वैसे तो फर्मी पैराडॉक्स के ऐसे ही काफी सारे सॉल्यूशन हैं, लेकिन उनमें से एक काफी ज्यादा खास है। इस सॉल्यूशन को कहा जाता है द डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। इसके मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में काफी सारे एडवांस एलियन मौजूद हैं, लेकिन वे एक दूसरे से छिपे हुए हैं। इसके पीछे उनका मकसद है अपने आप को इन्वेजन से बचाकर रखना। वे इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं कि वे अपने आप को बहुत आसानी से हम इंसानों से हाइड कर लेते हैं। अब इंटेलिजेंस को भी मेजर यानी मापने के अलग अलग तरीके वैज्ञानिकों ने इन्वेंट किए हैं। इनमें से सबसे फेमस और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मेथड है द कार्डाशेव स्केल। इसके बारे में हम पिछले काफी सारे वीडियोस में बात कर चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में हम आपको बहुत शॉर्ट में इसके बारे में बताएंगे। कार्डाशेव स्केल को 1964 में निकोलाई कार्डाशेव द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। उस रिसर्च पेपर में निकोलाई ने सिविलाइजेशंस को उनके एनर्जी कंजम्पशन के हिसाब से बांटा था। इसमें से पहला टाइप था टाइप 1 सिविलाइजेशन, जो ऐसे जीव होते हैं जिनका अपने ग्रह के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। दूसरे होते हैं टाइप 2 सिविलाइजेशन, जो अपने तारे और अपने सौरमंडल के ग्रहों पर कब्जा कर चुके होते हैं। इसके बाद आता है तीसरा और आखिरी लेवल। इस सिविलाइजेशन के लोग अपनी पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को कंट्रोल एंड इस्तेमाल करने के काबिल होते हैं। निकोलाई कार्डाशेव के मुताबिक जो सिविलाइजेशन जितना ज्यादा एनर्जी यूज करती है वह उतनी ही ज्यादा इंटेलिजेंट होती जाती है।
इसके बाद काफी सारे वैज्ञानिकों ने इस स्केल को बढ़ाकर टाइप 7 तक कर दिया, लेकिन ऑफिशियली सिविलाइजेशन सिर्फ 3 टाइप की ही होती है। अब अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन गैलेक्सी लेवल तक अपने आप को विकसित कर लेगी तो उसके लिए कहीं भी छुपना काफी ज्यादा कठिन हो जाएगा। भले ही वह कोई भी टेक्नोलॉजी क्यों ना यूज कर ले, उनके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशन को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। यहाँ पर डार्क फॉरेस्ट सॉल्यूशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ी दिखाई देने लगती है। जब यह थ्योरी पब्लिश की गई थी तो उसके कुछ ही सालों बाद एक और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन फिजिसिस्ट जॉन बैरो द्वारा दिया गया। यह पहले के सभी सॉल्यूशन से काफी ज्यादा इनोवेटिव और लॉजिकल था। इसके बारे में पहले किसी ने चर्चा भी नहीं की थी। आमतौर पर जब हम अपने आप को स्केल करते हुए देखते हैं तो हम छोटे से बड़े लेवल पर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्डाशेव स्केल में भी जैसे जैसे एनर्जी कंजम्पशन बढ़ती है वैसे वैसे एरिया भी बढ़ने लगता है। पहले सिविलाइजेशन मात्र एक ग्रह पर रहती है, लेकिन फिर वह धीरे धीरे अपने सौरमंडल के सारे ग्रहों पर जाने लगती है और फिर धीरे धीरे सारी गैलेक्सीज पर। जॉन बैरो कहते हैं कि शायद इंटेलिजेंट एलियंस ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि फिर उन्हें ढूंढना बाकी सिविलाइजेशन के लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसी कारण वह अपने एरिया को बढ़ाने की जगह अपने एरिया को कम करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे कोई एलियन सिविलाइजेशन इंटेलिजेंट होती जाएगी, वह स्पेस को सही से यूज करना सीखती जाएगी, जिससे वह अपने स्केल को बढ़ाएंगे नहीं बल्कि कम करेंगे। वह अपने स्पेस का बहुत इंटेलेक्चुअली इस्तेमाल करेंगे और छोटे फॉर्म्स ऑफ मैटर में रहने का ट्राई करेंगे। वह जितनी कम स्पेस में अपने आप को रखेंगे, उनका किसी दूसरी सिविलाइजेशन द्वारा ढूंढा जाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर वापस से डार्क फॉरेस्ट थ्योरी हमें सही प्रूव होती हुई दिखाई देती है। जब हम डार्क फॉरेस्ट थ्योरी और जॉन बैरो की थ्योरी को मिलाते हैं तो हमें एक और नया हाइपोथेसिस मिलता है, जिसे कहा जाता है ट्रांसेंशन हाइपोथेसिस। इसके मुताबिक एलियंस अभी तक हमें इसलिए नहीं मिले हैं क्योंकि वह बहुत छोटे से स्पेस में रह रहे हैं और इतने बड़े ब्रह्मांड में किसी छोटे स्पेस को ढूंढना बहुत ही मुश्किल बात है। इस हाइपोथेसिस को जॉन एम स्मार्ट नाम के एक फ्यूचरिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। इस हाइपोथेसिस के मुताबिक एलियंस को हम इसलिए नहीं ढूंढ पा रहे हैं क्योंकि वो हमारे फिजिकल यूनिवर्स से ट्रांसेंड करने के काबिल हैं। इसका सीधी भाषा में मतलब ये हुआ कि वह एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में जा सकते हैं। यह डायमेंशन भी स्पेस की ही है और इसे इनर स्पेस कहा जाता है। यह हमारी डायमेंशन से काफी ज्यादा एफिशिएंट है, जिसमें मैटर और एनर्जी के बहुत छोटे फॉर्म मौजूद होते हैं। इससे उन एलियंस को छिपने की एक अलग डायमेंशन मिल जाती है। अगर हम इंसान कभी इस डायमेंशन को देख पाएंगे तो यह हमारे लिए बिल्कुल रियलिटी 2.0 जैसी होगी। ट्रांसेंशन हाइपोथेसिस में एक और इम्पोर्टेंट बात कही गई है और वो ये है कि जो एलियंस इनर स्पेस में ट्रांसेंड कर जाते हैं, उन्हें ब्रह्मांड की किसी और इंटेलिजेंट लाइफ से कांटेक्ट बनाने की कोई भी जरूरत नहीं होती। असल में एलियन इन्वेजन तभी हो सकता है जब दो अलग अलग सिविलाइजेशन स्पेस के लिए फाइट करें। लेकिन इस हाइपोथेसिस के मुताबिक इंटेलिजेंट लाइफ कम से कम स्पेस इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, जिससे कभी स्पेस वॉर्स का कोई खतरा ही नहीं होगा। इसे आप पृथ्वी के ही एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आपने ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के बारे में अपनी हिस्ट्री की किताबों में जरूर पढ़ा होगा। पहले ब्रिटिशर्स काफी देशों पर अटैक इसलिए करते थे ताकि वो वहाँ के रिसोर्सेज को अपने कब्जे में कर पाएं। लेकिन क्या होता अगर ब्रिटिशर्स के पास एक बहुत छोटे से एरिया में सारे रिसोर्सेज मौजूद होते? ऐसा होने पर किसी भी वॉर या इन्वेजन की कोई नौबत ही नहीं आती। कुछ ऐसा ही इनर स्पेस में रहने वाले एलियंस के साथ भी होगा। वह छोटे से छोटे एरिया में अपने आप को सरवाइव करने के काबिल होंगे, जिसकी वजह से उन्हें कभी किसी दूसरे की टेरिटरी पर कब्जा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही कारण है कि इंटेलिजेंट एलियंस कभी भी हम इंसानों से कांटेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। अब अगर हम मान लेते हैं कि वो हमसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश भी करते हैं, तो तब भी वो हमें कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो उन्हें एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में सिग्नल और मैसेज भेजने के लिए बहुत इंट्रिकेट टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा वो हमसे कांटेक्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनके ऐसा करने पर हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेशन में सिमिलैरिटीज आने लगेगी। कोई भी इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन ये नहीं चाहेगी कि कोई दूसरी सिविलाइजेशन बिल्कुल उनके ही जैसी बन जाए। ऐसा करने पर उनके लिए एक कंपटीशन तो बनेगा ही, साथ ही में ब्रह्मांड की सारी सिविलाइजेशन एक ही जैसी हो जाएंगी। अगर सभी सिविलाइजेशन कॉन्टैक्टलेस होकर ग्रो करेंगी तो सबकी अचीवमेंट अलग अलग होंगे और सबके सरवाइव करने का तरीका भी बिल्कुल अलग होगा, जिससे प्रोग्रेस तो होगी ही, साथ ही में कंपटीशन भी नहीं बनेगा।
ट्रांसेंशन हाइपोथेसिस से हमें फर्मी पैराडॉक्स के दो सॉल्यूशन मिलते हैं। पहला ये कि इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन से हम कांटेक्ट इसलिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि वह स्पेस के एक दूसरे डायमेंशन में रहते हैं, और दूसरा ये कि वह खुद भी हमसे कभी कांटेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ट्रांसेंशन हाइपोथेसिस का मेन आइडिया ये है कि जैसे जैसे कोई सिविलाइजेशन इंटेलिजेंट होती जाती है वैसे वैसे वह कम से कम स्पेस, एनर्जी, टाइम और मैटर में अपने आप को सरवाइव करना सीखते जाते हैं, और यहीं पर होती है ब्लैक होल्स की एंट्री। ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट 1950 के दशक में सबसे ज्यादा फेमस होना शुरू हुआ था, जब एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट रोजर पेनरोज ने यह बताया कि ब्लैक होल के अंदर लिमिटलेस सप्लाई ऑफ एनर्जी होती है, यानी ब्लैक होल के अंदर इतनी एनर्जी होती है जितनी आप कभी इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। अगर आपने ब्लैक होल एनाटॉमी पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बाहर एर्गोस्फीयर नाम का एक एरिया होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस रीजन में आ जाता है तो वह प्रकाश की गति से स्पेस में घिसटता हुआ ब्लैक होल की तरफ बढ़ने लगता है। अब यहाँ से रोजर पेनरोज ने यह कॉन्क्लूजन निकाला कि ब्लैक होल में काफी ज्यादा एनर्जी होती होगी जिसकी वजह से वह किसी ऑब्जेक्ट को इतनी स्पीड से खींच पा रहा है, और उन्होंने एक ऐसा तरीका बताया जिसकी मदद से हम इस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उस तरीके को कहा जाता है द पेनरोज प्रोसेस। इसकी मदद से एक एलियन सिविलाइजेशन बहुत भारी मात्रा में एक ब्लैक होल से लगातार एनर्जी को निकाल सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वजह से एलियन सिविलाइजेशंस के लिए ब्लैक होल सबसे अच्छा रियल एस्टेट होंगे। कुछ वैज्ञानिक तो यह तक मानते हैं कि जब एक ब्लैक होल की फॉर्मेशन होती है तो उसके साथ ही एक नए ब्रह्मांड की भी फॉर्मेशन होती है। ब्लैक होल तब बनते हैं जब कोई बहुत ही विशाल तारा अपने केंद्र में कोलैप्स हो जाता है। इस प्रोसेस में तारे की सारी एनर्जी और मैटर एक छोटे से बिंदु में इकट्ठा हो जाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब यह इम्प्लोजन होता है तो ब्लैक होल की दूसरी साइड पर एक नया ब्रह्मांड बन जाता है। जितनी ज्यादा प्रेशर से एनर्जी तारे के केंद्र में जाती है, ब्लैक होल बनने के तुरंत बाद ही वह एनर्जी दूसरी साइड से एक नए ब्रह्मांड में बाहर निकलती है और उस ब्रह्मांड की शुरुआत होती है। यह बिल्कुल बिग बैंग की तरह ही है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन एर्गोस्फीयर के जस्ट बाहर रहते होंगे और बार बार ऑब्जेक्ट्स को एर्गोस्फीयर के अंदर भेजकर उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते होंगे। इससे वह एक ही एरिया में काफी लंबे समय तक सरवाइव कर पाएंगे और दूसरी डायमेंशन में आराम से रह भी पाएंगे। इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने के लिए काफी सारे अलग अलग प्रूफ हैं। कुछ इसी तरह से इस हाइपोथेसिस के अगेंस्ट में भी काफी सारे एविडेंस हैं। दिक्कत की बात यह है कि हम दोनों का ही सही से पता नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन ब्लैक होल्स के पास रह रही है तो हम उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। इस वजह से ना इसे गलत प्रूफ कर सकते हैं और ना ही सही। लेकिन यह बात सोचने वाली जरूर है कि कोई भी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा स्पेस की जगह कम से कम स्पेस को यूज करने की कोशिश करेगी। अगर वे अपने आप को पार्टिकल के साइज का कर लेते हैं तो उनकी स्पेस ट्रैवलिंग स्पीड भी काफी गुना बढ़ जाएगी। इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए मिलान सिरकोविक नाम के एक सर्बियन एस्ट्रोनॉमर ने 2008 में एक स्टडी की। वह यह पता लगाना चाहते थे कि एक ऐसी एलियन सिविलाइजेशन जो बड़ी स्पेस में रहती है और एक दूसरी सिविलाइजेशन जो छोटे स्पेस में रहती है, उन दोनों में क्या अंतर होंगे। इसके लिए उन्होंने दो मॉडल्स को बनाया। पहले मॉडल में ऐसे एलियंस थे जो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ अपने रहने के स्पेस को बढ़ाते जाते हैं। इस मॉडल को उन्होंने नाम दिया एम्पायर स्टेट मॉडल। दूसरे मॉडल में उन्होंने ऐसे एलियंस को रखा जो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ अपने रहने के स्पेस को घटाते जाते हैं। यह कम से कम स्पेस में अपने आप को ऑप्टिमाइज करते हैं और बाकी एलियन सिविलाइजेशन से छुपकर रहते हैं। इस मॉडल को उन्होंने नाम दिया सिटी स्टेट मॉडल। स्टडी के बाद उन्होंने ये पता लगाया कि एम्पायर स्टेट मॉडल बहुत जल्दी ही बिखर जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस मॉडल में किसी सेंट्रल अथॉरिटी का सिविलाइजेशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे जैसे स्पेस बढ़ता जाता है और जीव दूर दूर जाने लगते हैं, वैसे वैसे चीजों को एक बैलेंस में रखना कठिन होता जाता है। इससे आप एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर किसी एक टीचर को 3 अलग अलग बच्चों पर एग्जाम के दौरान नजर रखने के लिए बोला जाए तो वह यह आसानी से कर लेंगे। लेकिन क्या हो अगर बच्चों की संख्या 1000 हो जाए और वे अलग अलग क्लास में जाकर बैठ जाएं? ऐसे में टीचर का उन्हें कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि वह एक टीचर अलग अलग क्लास में एक ही समय पर मौजूद नहीं रह सकता है। कुछ ऐसा ही एम्पायर स्टेट मॉडल में भी होगा।
जैसे जैसे पॉपुलेशन और डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सिविलाइजेशन पर एक कंट्रोल और बैलेंस बनाए रखना मुश्किल होता जाएगा और अंत में सिविलाइजेशन डिसबैलेंस होकर कोलैप्स हो जाएगी। वहीं पर अपनी स्टडी में उन्होंने यह पाया कि टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ एक सिटी स्टेट मॉडल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। एक सिटी स्टेट मॉडल में बैलेंस बनाए रखना काफी ज्यादा आसान होता है क्योंकि वह बहुत ही कम एरिया में बसे होते हैं। इससे एक सिविलाइजेशन बैलेंस में रहती है और ग्रो करती रहती है। अगर हम इस सिविलाइजेशन के सेंट्रल को बहुत दूर से देखते हैं तो हम उसे कभी डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह इतना ज्यादा छोटा होगा। चीजें हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी जब यही सिविलाइजेशन एक ब्लैक होल के अंदर या उसके आसपास रहने लगे। ऐसे में हमें इन एलियंस की भनक तक नहीं लगेगी। हम इंसान खुद भी नैनो टेक्नोलॉजी की पावर को जानते हैं और काफी सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। आज आप जिस लैपटॉप या मोबाइल पर जिस वीडियो को देख रहे हैं उसमें नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए ही सिलिकॉन चिप्स लगाई गई है। इसी से आपका फोन एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के जरिए फंक्शन करता है। हम धीरे धीरे क्वांटम कंप्यूटिंग में भी आगे बढ़ रहे हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी से ही थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। क्वांटम कंप्यूटिंग के पूरी तरीके से डेवलप हो जाने के बाद हमारी कंप्यूटिंग स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए ही आज मेडिकल फील्ड में भी काफी सारी इनोवेशन हो रही है। आज हम जीन एडिटिंग जैसी चीजें नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से ही कर पा रहे हैं। साइंटिस्ट लिटरली एक जेनेटिक कोड को अपने हिसाब से चेंज और मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप चाहें तो एक टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए आप अपने बच्चे के आई कलर, हेयर कलर और यहाँ तक कि स्किन कलर को भी चूज कर सकते हैं। यह आपको शायद एक साइंस फिक्शन की कहानी लग रही होगी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब यह सच भी हो चुका है। हाल ही में एक्टोलाइफ नाम की एक कंपनी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसमें आर्टिफिशियल बेबीज को प्रोड्यूस किया जा सकता है और उन्हें जेनेटिकली इंजीनियर भी किया जा सकता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। ट्रांसेंशन हाइपोथेसिस की काफी सारे सपोर्टर्स भी हैं और काफी सारे क्रिटिक्स भी जो इस हाइपोथेसिस के अगेंस्ट में हैं। वो कहते हैं कि इस हाइपोथेसिस में काफी सारी चीजें ऑलरेडी अज्यूम की गई हैं। इसमें ये पहले से ही मान लिया गया है कि ब्रह्मांड में आने वाली सारी सिविलाइजेशन का एक ही फाइनल गोल है और वो है अपने आप को छोटे डायमेंशन में एफिशिएंटली ढाल लेना। और फिर उसके बाद इस हाइपोथेसिस में कहा गया है कि यही सबसे बेस्ट तरीका है ब्रह्मांड में एफिशिएंटली रहने का। और उसके बाद इसमें ही ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ब्लैक होल्स का रोल यहाँ पर हाइपोथेसिस को एंड करने का है। इस हाइपोथेसिस के अगेंस्ट में जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि इसमें चीजों को पहले से ही अज्यूम किया गया है और उसके बाद उसके ही सॉल्यूशन दे दिए गए हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करके उसका सॉल्यूशन बना दें। इसके अलावा इस हाइपोथेसिस में दिए गए इनर स्पेस के भी अगेंस्ट में काफी सारे लोग हैं। अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन इतनी छोटी सी स्पेस में रह रही है तो उनका एनर्जी कंजम्पशन और रिलीज काफी ज्यादा होगा। इसी वजह से उनका हमारे ब्रह्मांड में छिपना ऑलमोस्ट नामुमकिन होगा। अगर स्पेस में कहीं भी थोड़ी सी भी एनर्जी रिलीज होती है तो हम उसे आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर इनर स्पेस में भी ऐसा कुछ हो रहा होता तो हम किसी न किसी तरीके से उसे डिटेक्ट कर लेते। लेकिन यहाँ पर फिर से वही बात आ जाती है कि इनर स्पेस एक अलग डायमेंशन है और जरूरी नहीं है कि उसके मैसेजेस और सिग्नल हमारी डायमेंशन तक पहुँच पाएं। अब क्योंकि हम इस हाइपोथेसिस को पूरी तरीके से प्रूफ या डिसप्रूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए किसी के भी पक्ष में रहना एक समान ही है। लेकिन इसके जरिए हमें एक नया आइडिया जरूर मिलता है कि हमें स्पेस में एक्सपेंशन की जगह स्पेस कंजर्वेशन की ओर बढ़ना चाहिए। इससे हम कम स्पेस में अपने आप को रहना सिखा पाएंगे और क्वांटम वर्ल्ड से और भी ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। अगर हम क्वांटम दुनिया को 10% भी कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो नॉर्मल वर्ल्ड को कंट्रोल करना हमारे बाएं हाथ का खेल होगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि ट्रांसेंशन हाइपोथेसिस सही है या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।